साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। घाटी में हमारे जवानों ने आतंकियों के आका रियाज नाइकू को मार गिराया तो उसको समर्थन देने वाले, उसको छिपा कर रखने वाले, उसको इतने दिनों तक बचने में मदद करने वाले बौखला गए। पत्थरबाजों ने हमारे जवानों पर हमला किया, लेकिन हमारे जवानों ने भी तय कर रखा है, तुम पत्थर बरसाओगे, हम आतंकी चुन चुन कर मार गिराएंगे। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। कश्मीर के पत्थरबाज सुधरने को तैयार नहीं। आतंक से मौत का तांडव रचने वाले हिजबुल के कमांडर रियाज नाइकू को जब सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया तो ये पत्थरबाज अपने बिल से निकल गए और सुरक्षा बलों पर ही हमला कर दिया। सुरक्षा बल के जवान जब पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराने के बाद मुठभेड़ स्थल से लौट रहे थे, तब प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव किया। लाठी, डंडे, टिन के बड़े शीट, सेना की गाड़ी पर ये सब कुछ लेकर चारों तरफ से टूट पड़े। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से पूरा रेकी किया। साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइड पर हुआ था, हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे 2 व्हीकल डैमेज किए। उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिस्क्रिएंट्स है, स्टॉन्ट पेल्टर, इंजर्ड हो गए। 1-2 को बुलेट की इंजरी भी हुआ है। हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज है, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सेना को A++ कैटेगरी के जिस हिजबुल कमांडर की 8 सालों से तलाश थी, उसकी ऐसी मौत के बाद सुरक्षा बलों पर हुआ यह हमला बताता है कि इस आतंकी ने कैसे जाल बिछाकर घाटी में पिछले कई सालों से अपने पैर पसार लिए थे। वो जहर भरकर हर साल आतंकियों की नई खेप बनाता था। सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति में पिछले दिनों कई सख्त फैसले लिए हैं, जिसमें ऐसे आतंकियों की लाश उनके घर वालों को अब नहीं दी जाएगी। इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने। ये फैसला आतंकियों की मौत पर जमावड़ों के खात्मे पर निर्णायक सोच है, और वो भी कोरोना की महामारी के बीच। 2000 लोग आ जाएंगे, उसके जुलूस में जाएंगे, जनाजा फ्यूनरल में। तो चूंकि रेड जोन एरिया है तो संभावना था कि स्प्रेड हो जाता वायरस वहां पर। बीते दिन सेना ने घाटी में हिजबुल के खात्मे की तरफ सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। इस आतंक के पोस्टर बॉय के खात्मे ने कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक आतंक का जहर बोने वाले खेमों में खलबली मचा दी। सेना ने इस रियाज नाइकू को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, लेकिन इस बार उसे पूरी तरह से घेरने में कामयाब रही। आखिरकार उसे 7वें हाइडआउट में मार गिराया। ये सेना की बड़ी कामयाबी है। आतंक के जो लीडर होते हैं, आतंकवादी लीडरशिप जो होती है, उनको चुन चुन के समाप्त किया। इसमें सफल हो जाते हैं तो उससे रिक्रूटमेंट की कार्रवाई में कमी आती है, जो कि हमारा मेन एम होता है कि रिक्रूटमेंट को बढ़ावा ना मिले। रिक्रूटमेंट को बढ़ावा मिलता है थ्रू टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है थ्रू रिक्रूटमेंट, और ये हमारी कोशिश रहती है कि ये ना होने पाए। इधर इस सफल ऑपरेशन के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हालात पर गृह मंत्रालय की कड़ी नजर है, लेकिन महामारी के वक्त भी सुरक्षा बलों पर हुए इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवाद और उसके हिमायतियों के खिलाफ ये लड़ाई लंबी है। और आइए इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पंडित जी, कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एस जायसवाल, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। माजिद हायदरी, कश्मीर के मामलों के एक्सपर्ट हैं, पत्रकार हैं, श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। इफ्तिकार मिस्कर साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप बोले, लेफ्टिनेंट जनरल साहब एक पूर्व सैनिक के तौर पर बोले, बहुत बड़ी कामयाबी है ये सेना की, और सेना पर ये जो पत्थरबाजों का एक बार फिर से हमला हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? पहली चीज, जहां तक कामयाबी का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे जो फर्क पड़ेगा साउथ कश्मीर में, वो काफी पड़ेगा, क्योंकि जो अपना रिक्रूटिंग के लिए भी जो आदमी तैयार हो रहे थे पहले, उनको भी जो डिसइल्यूजनमेंट इसके बारे में होगी जी। जो इम्पोर्टेंट चीज है इस सफलता में वो है कि ये ऑपरेशन सिविलियन सोर्सेस के बिना नहीं हो सकता है। तो एक बदलाव है, इतने बड़े टेररिस्ट के लिए एक
स्पेसिफिक इनपुट दी जा रही है जिसके कारण ये सक्सेस हुआ। जहां तक ये पत्थरबाजों का सवाल है, इसके ऊपर मेरी बहुत सख्त राय है। ये कोई मजाक नहीं है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वहां पर अपनी जान को जोखिम में डाल के एक नेशनल टास्क कर रहे हैं, और ये पत्थरबाज जो हैं इंप्यूनिटी के साथ में जो मर्जी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की बेइज्जती करते हैं और साथ में उनके ऊपर अटैक करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। ये ऐसा भी कोई एक्शन इनके ऊपर अगर ये करते हैं तो हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। मसलन की वार्निंग के बाद उनको उनके ऊपर फायरिंग करनी चाहिए। ये हमारा एक दृढ़ रिजॉल्व होना चाहिए, नहीं तो अगर हम इसके खिलाफ नहीं करेंगे ये और भी बढ़ावा देगा। पहली चीज, ये लोग हैं क्यों वहां पे और क्यों ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस प्रकार का मुहिम चला रहे हैं? ये भी एक प्रकार के आतंकी हैं और इनके ऊपर वही कार्रवाई करनी चाहिए जो कि एक आतंकी के ऊपर की जाती है। ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बिल्कुल जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी इसी बात के साथ बहस को आगे लिए चलेंगे। गौरव भाटिया जी, कामयाबी इतनी बड़ी थी सेना की, इसीलिए खलबली भी उतनी बड़ी थी। ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल, ये पहले भी कहा गया है, क्या इन पर भी वैसी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? वो फायरिंग तक की बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए, जसवाल जी ने जो कहा, सम्मानित ऑफिसर रहे हैं और देश सम्मान। अंजना जी, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बदलाव आया है देश में, और बड़ा बदलाव ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त नेतृत्व दिया है और आर्मी को खुली छूट दी है। मैं भूलूंगा नहीं वो चित्र जब कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद के शव और परिवारजन वहां पे थे, और किस तरह से उनकी बीवी और बेटी जो है उनकी आंखों में आंसू थे और पूरे देश की आंखों में आंसू थे। और अपने आप से हम पूछ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं इस परिवार के लिए, इन वीर सेनानियों के लिए जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और जब कल खबर आई कि रियाज नाइकू को ढेर कर दिया, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इतना हर्ष खुशी हुई, हमारा हौसला आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। और इसीलिए जब ये लोग मानव अधिकार की बात करते हैं, मैं सहमत हूं इनकी बात से कि मानव अधिकार मानवों के होते हैं, दानव के नहीं, राक्षसों के नहीं। आर्मी का जवान जो वर्दी पहने हैं, जो संयम बरत रहा है, उस पर पत्थरबाजी करना, उसकी जान के ऊपर प्रहार करना, तो पूरा हक है कि सेल्फ डिफेंस में आर्मी सख्त कार्रवाई करे। माजिद हैदरी को दिखाइए। बड़ी बात है, आज हौसले पस्त है आतंकवादियों के, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम एक गोली चलाओगे तो इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम्हारे शरीर के छेद गिनना मुश्किल हो जाएगा। और ये हौसले पस्त करना जरूरी है। रमजान के पावन महीने में जो ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, आप बताइए कौन सा धर्म सिखाता है कि एक पावन महीने में आप 8 लोगों को जान से मार दे जो अपनी देश की सेवा कर रहे हैं? मैं समझता हूं इन पे धिक्कार है और इन पे सख्त कार्रवाई जो आर्मी कर रही है। 130 करोड़ भारतीय आर्मी के साथ खड़े हुए। माजिद हैदरी साहब, मुझे लगता है आज आप भी सहमत होंगे जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, उससे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन पत्थरबाजों और जो लेकर सेना पर हमला कर रहे हैं उन पर। जी देखें अंजना साहिबा, मैं कोई अमरीश पुरी यहाँ इस डिबेट में नहीं आया कि मैं बोलूंगा मुगैम्बो खुश हुआ, वैसा आप मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए। मैं होश वाला इंसान हूँ, पत्रकार हूँ, देशवासी हूँ, मैं जानता हूँ क्या बात करनी है। मैं आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहता हूँ आदरणीय गौरव भाटिया जी से कि गौरव भाटिया जी, इस वक्त हमारा देश लड़ किससे रहा है? क्या हम कोरोना वायरस से लड़ाई कर रहे हैं, या हम कश्मीर के रहने वालों से लड़ाई कर रहे हैं, या हम बाकी भारतवर्ष के मुसलमानों से लड़ाई कर रहे हैं? ये मेरा इनसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यह है, इनने सही मिसाल दी कि यह रमजान का महीना है, तो रमजान के महीने में जो यहाँ भारत में जो एक मिसाल बनी थी वो ये थी कि भारतवर्ष सीज फायर करता था रमजान के महीने में, लेकिन इस दफा ना कश्मीर में सीज फायर हो रहा है, उल्टा बेचारे जो बाकी राज्यों के जो मुसलमान हैं उन पर भी हमला हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कोरोना से लड़ रही है भाजपा सरकार या कि मुसलमानों से लड़ रही है? कश्मीर में आतंक के नाम पे, दूसरी जगह
दूसरी जगह दिल्ली में मौलाना साद के नाम पे ये लड़ाई प्रोपेगेंडा बंद कीजिए माजिद हैदरी, प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। अगर अपने आप को आप पत्रकार समझते हैं, मार दीजिए, अगर अपने आप को पत्रकार कहलाना चाहते हैं तो प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। आप चला दीजिए मेरे पे गोली, अभी आप शुरू कीजिए। फिर फिल्मी डायलॉग बंद करने लगे। आपने कहा था आप मोगैम्बो नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वही एक्टिंग शुरू कर दी आपने। कहीं बेचारे क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? आपको थिएटर में थोड़ी बुलाया है सर, बहस के लिए बुलाया है। बोल रहे हैं गोलियां चलाओ। मिस्टर हैदरी, कश्मीरी आप थिएटर करने नहीं आए हैं, आप थिएटर करने नहीं आए हैं, इसलिए आप देखिए प्लीज, ये हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अभी तो ये हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इस डिबेट में पहली बार ये शब्द आपने इस्तेमाल किया है। गोली मार दो, आप प्रोपेगेंडा मत शुरू कीजिए, गोली मार दो, प्रोपेगेंडा शुरू मत कीजिए, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, प्रोपेगेंडा मत कीजिए। आप सवाल पूछिए, फिर देखिए, फिर वही प्रोपेगेंडा चलाओ। ये जहर जो आप बोने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जो भारतीय मुस्लिम है वो नहीं मानेंगे, इसलिए ये अपना प्रोपेगेंडा वहीं पर रखिए, अपना प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब की दीजिए। शो पे ऐसी बात अरे 3 दिन पहले हंदवाड़ा में जो शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा, गांधीवादी मेजर, इन सब ने पता है वहां पर 11 कश्मीरी जो किडनैप किए गए थे उनको बचाने में अपनी जान कुर्बान की। तब कहां बिल में घुसे हुए थे आप जैसे लोग? उन लोगों को बचाने के लिए गए थे वही सैनिक, वही सेना के लोग जो शहीद हुए हैं। नहीं घुसा था, मैं गौरव भाटिया से सवाल पूछ रहा था कि बालाकोट का क्या हुआ। मैं गौरव भाटिया, ये तस्वीरें देखिए ना हंदवाड़ा पे, मुझे जवाब दीजिए पाकिस्तान को कि आज में हंदवाड़ा पे जवाब दीजिए। कश्मीरियों के हिमायती बनने की हिमाकत करते हैं आप। ये नाटक, ये ड्रामा कहीं और ले जाइएगा, ड्रामा बंद कीजिए। हंदवाड़ा में ड्रामा बंद कीजिए। क्यों मारे गए सुशील पंडित जी? मारे गए मेरे 8 सेना कर्मी हंदवाड़ा में, मेजर सूद क्यों मारे गए? क्योंकि वहां पर आप जैसे लोग आतंकियों को शह देते हैं, इसीलिए आप उनका पक्ष लेकर इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। मत कीजिए, मत कीजिए। आतंकी साध्वी प्रज्ञा को माजिद हैदरी मत कीजिए। आतंकियों के साथ हैं। सुशील पंडित जी को टिकट इन्होंने दी, सुशील पंडित इन्होंने बनाया साध्वी प्रज्ञा को। सुशील पंडित, अंजना जी, ये आप साफ साफ देख रही हैं कि किस तरह की जहनियत है, किस तरह की मानसिकता है इस समय। ये बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने मारे गए आतंकवादियों के शव वापस लौटाकर वहां ऐसे धूमधाम से उठने वाले जनाजों पर रोक लगाई है जो पिछले 7-8 साल से चल रहे थे, ताकि वहां के लोगों का दिल जीता जा सके, उनसे ये कहा जा सके कि देखिए साहब, ये एनकाउंटर जो होना था सो हो गया, अब ये आपके हैं, चाहे पाकिस्तान से आप हैं, तो वहां के स्थानीय भी नहीं है, लेकिन ये मस्जिद को दे दिए जाते थे। अब इनका आप धूमधाम से जनाजा उठाइए, हजारों लोग आएंगे, नारे लगेंगे, कैसी आजादी बुरहान वाली, कैसे क्या कैसे बनोगे बुरहान जैसे। आप लोग और तो फिर वहां शराबियों की हजार की लाइन लगाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग राजधानी में टून हो जाते हैं, हजार शराबी दुकान के बाहर, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनाजा उठाने में प्रॉब्लम है। आपने मरने के बाद किसी को सजा नहीं दी जाती। ये आदमी सिर्फ यहाँ नौटंकी करने आता है, किसी को बात नहीं कहने देता। माजिद हैदरी, वो अपनी बात पूरी कर ले, बात पूरी कर ले, आप प्लीज उसका वेट करें। जब तक वो पूरी नहीं करते हैं बात, मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ, बीच में मत बोलिएगा। इफ्तिखार साहब, इसके बाद आ रही हूँ मजगर साहब। सुशील जी, बात पूरी कीजिए। तो ये जनाजे वर्षों से उठते रहे थे और इन्हीं जनाजों में से नए आतंकवादी रिक्रूट होते थे। सबसे पहले तो इन जनाजों पर रोक लगनी चाहिए थी, आज नहीं, सालों पहले लगनी चाहिए थी। आपको मालूम है, जब ओसामा मारा गया था, उस मरे हुए ओसामा की धुंधली सी तस्वीर कहीं नहीं छपने दी थी। जनाजे की तो बात छोड़ दीजिए, उसको समुद्र में कहां जाके फेंका था आज किसी को पता नहीं चला है। दुनिया में ऐसे जनाजे नहीं उठते हैं। कश्मीर में हम धूमधाम से जनाजे उठाते हैं दिल जीतने के नाम पर और लोगों को अपनी खिराज अकीदत पेश करने के नाम पर। ये आतंकवादी किसी के नहीं है, किसी मजहब के नहीं है, किसी कुनबे के नहीं है, किसी जमीन के नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को मेहमान मुजाहिद कहकर उनकी हजारों की संख्या में लोग जनाजों में शरीक होते थे। आज कोविड के नाम पर आप कह रही हैं कि ये क्योंकि बीमारी फैलती है ये ना किए जाए, इससे आतंक फैलता है, इससे नए आतंकवादी बनते हैं। इस बात को तस्लीम कीजिए। आप गलत वजह से एक सही काम कर रही हैं। और अभी पिछले
पिछले ही हफ्ते 5 अगस्त के बाद पहला जनाजा उठाया। आप किनका दिल जीतने चले हैं कश्मीर में? आप क्यों एक कदम आगे 2 कदम पीछे जैसी नीति अपनाते हैं? आप क्यों आतंक जिहाद का दिल पसीजने वाला नहीं है? न सिर्फ इन जनाजों को बंद कीजिए, बल्कि इन शवों को एक मानवीय अधिकार आधार पर भी इनका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। इनको किसी बिना किसी के गड्ढे में दफन कर दीजिए या फूंक दीजिए, ये किसी जाने चाहिए। और कोविड का बहाना मत बनाइए, ये जिहाद लड़ रहे हैं आप। और जिहाद में अभी जो एनकाउंटर हंदवाड़ा में हुआ, अंजना जी, मुझे इसकी जानकारी मिली है कि जिनको बंधक बनाया गया था वो दरअसल बंधक नहीं बने थे, ये ट्रैप था। उनमें से एक भी किसी को खरोच नहीं आई है। केवल हमारे 5 शूरवीरों को फंसाकर मारने की साजिश में इन 5 निहत्थे नागरिकों को बेच बनाया गया। इनको एक फंदा बना करके यूज किया गया। इसलिए हमारी सेना को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इस तरह के फंदों में नहीं फंसना पड़ेगा। हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे जवान, हमारे पुलिसकर्मी, इनकी जान बेशकीमती है और दिल जीतने के नाम पर इनको बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी सरकार को समझना पड़ेगा, हमारे रणनीतिकारों को समझना पड़ेगा। और रमजान का महीना आज भी सऊदी अरेबिया यमन पर बमबारी कर रहा है। आज भी सीरिया में, इराक में, लीबिया में जंग चल रही है। रमजान के महीने में इन लोगों को शौके शहादत जागता है। ये नहीं रुकते हैं खूरेजी से। सुशील पंडित जी, दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पाकिस्तान भी लगातार शेलिंग कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान भी लगातार शेलिंग कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि घुसपैठ करा सके। और पता है माजिद हैदरी, आप जिसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए बौखलाहट कैसे पाकिस्तान में पहुंची है इस रियाज नाइकू के मारे जाने पर। इमरान खान का जरा ट्वीट दिखाइए उसके दोनों, जरा ट्वीट दिखाते हैं। उसके बाद इफ्तिकार जी मैं आपके पास आऊंगी। नाइकू ढेर हुआ तो कैसे बौखलाया पाकिस्तान। भारत मौजूदा तनाव का इस्तेमाल कर घुसपैठ के बहाने पाकिस्तान के खिलाफ शद्म अभियान छेड़ सकता है। यही नहीं रुके, आगे भी बीजेपी आरएसएस की तानाशाही वही पुरानी राग में अपने वो गाए जा रहे हैं। गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए। ये इमरान खान का वही पुराना आलाप है इफ्तिकार साहब, जो वो बार बार रचते हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ निशाना साधकर। उनको लगता है कि आतंकवाद पर जो अभी एक मतलब ऑलराउंड एफर्ट जो किया जा रहा है, उसको कैसे वो किसी न किसी तरह से बदनाम कर सके। इफ्तिकार साहब, रियाज नाइकू का मुठभेड़ में मारा जाना क्या बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में? मुझे सीधा जवाब दीजिए इस सवाल का। अंजना साहिबा, हमने सबका सुना, तो हमें उम्मीद है कि हमारा भी सुना जाएगा 30 सेकंड के लिए कम से कम। देखिए, जहां तक ये सिलसिला कल से नहीं, हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं। यहाँ पे एनकाउंटर्स होते गए, मिलिटेंट मारे गए, कहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, चर्चा हुए, लेकिन हमने जहां तक देखा एज ए कश्मीरी, जिन्होंने हिंदुस्तान का दामन थाम लिया, उनके लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिन्होंने अवार्ड ले लिया, हिंदुस्तानी फोटो जर्नलिस्ट ने अवार्ड लिया, तो पूरी हिंदुस्तान की जितने भी पैनलिस्ट है, जितने भी मीडिया चैनलिस्ट है, जितने भी राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक है, वो मुखालिफ। क्या आप कश्मीरियों के खिलाफ है या आप टेररिज्म के खिलाफ? आप किस चीज के खिलाफ है? आपको टॉपिक बताया गया था कि नहीं इफ्तिकार मिस्कर साहब? आप मिस्टर मिस्कर, कश्मीरियों को मिस्टर मिस्कर, मिस्टर मिस्कर, आपको टॉपिक बताया गया था या नहीं? अगर आपको टॉपिक बताया गया था या नहीं? रियाज नाइकू पर बोलने में आप डरते क्यों हैं? नहीं, ये तस्वीरें दिखाइए फुल स्क्रीन। ये जो सेना पर पत्थरबाजी हो रही है, ये जो रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को मारा गया है, उस पर बोलने से क्यों डरते हैं? बोलिए। देखिए, जब सुशील पंडित जी बोलेंगे कि बम्बार्डमेंट की जाए, क्योंकि वो टॉपिक पर बोल रहे हैं, तो अरे कश्मीरियों पे बम्बार्डमेंट करना चाहते हैं आप? कौन कह रहा है कश्मीरियों पर बम्बार्डमेंट की बात? कोई नहीं कह रहा है, आतंकियों के खिलाफ कह रहा है। एक साइड से आप बोल रहे हैं कि ये अटूट अंग है, अटूट अंग है, दूसरे साइड से क्या अटूट अंग है? ये आपको ये आपके यहाँ के लोग नहीं चाहिए क्या? आपके कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स नहीं चाहिए? क्यों महबूबा मुफ्ती बंद है? क्यों आज पॉलिटिकल लीडर्स बंद है?
अगस्त से आपने क्यों को बंद रखा है? ये क्या कर रही है दिल्ली में? रियाज नाइकू पर बोलेंगे क्यों नहीं? हमारा इंटरनेट बंद है? रियाज नाइकू पर बोलेंगे नहीं? क्रिएट कर रहे हैं कि रियाज नाइकू नहीं कर रहा है, ये भारत की रियाज नाइकू strategy पर कर रही बोलने है। में क्यों डर जो लगता दिल्ली है? की- जो इफ्तिखार मिस्कर क्यों साहब, डर लगे मुझे? तो बोलिए ना मैडम, कि ये अच्छा जो क्या हो रहा है, दिल्ली सेना की ने आतंकी राजनीति को कर मार रही है, गिराया। दिल्ली की फेलियर पॉलिटिक्स कर रही है, दिल्ली की फेलियर स्ट्रेटजीज कर रही है, कश्मीर रियाज को नाइकू दूर को भगा रही मारना है। अच्छा कदम आपने था या 300 नहीं था? आपने 370 एक आतंकी को मारा, एक आतंकी को मारा, आप खुश हैं या नहीं है? अरे आप मुझे बताइए, मारधाड़ के लिए आपको हमने खुश आप खुश हो जाते हैं मारधाड़ के लिए, हम किसी के मारधाड़ के लिए खुश नहीं हो जाए। आप हम आतंकी किसी की के मारे मारधाड़ जाने के को लिए खुश नहीं हो मारधाड़ जाते। कहते हैं, क्या कह रहे हैं आप? आपकी इफ्तिखार जबान में साहब? आतंकी कौन है? देखिए अंजना साहिबा, हाँ। बात समझ लीजिए आप। अगर गांव के 1000 लोग पत्थर मार रहे हैं एक लड़के के लिए, आपके कहने के मुताबिक एक आतंकवादी के लिए, तो कहाँ कौन सी डिक्शनरी में उसको आतंकवादी कहा जाएगा जिसके लिए 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग उसके हक में उठते हैं? आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट इफ्तिखार करना साहब, चाहते हैं आप। कुछ तस्वीरें आप हम लोग दिखा रहे हैं दूरियां बढ़ा गाजीपुर की। आप लोग इफ्तिखार साहब, दूरियां बढ़ा रहे हैं। इफ्तिखार आप साहब, लोग आपके दूरियां साथ बढ़ा तो न रहे हैं, जाने बस। कितने शोज मैंने किए हैं, आप स्टूडियो में भी आए हैं, आप बातचीत भी करते हैं अक्सर। जब बिल्कुल। कैमरा बंद होता है तो आपकी बिल्कुल। बातों में विवेक भी दिखता है, विजडम भी दिखता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है आप सब भूल जाते हैं, वही भाषा बोलने लगते हैं। न जाने कौन सी मजबूरी है। इन तस्वीरों का मतलब समझिए, ये वो लोग हैं, ये गाजीपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब भारत का कोई वीर सैनिक इस तरह से तिरंगे में लिपटा कांधे पर अपने गांव पहुंचता है तो पूरा देश सम्मान के साथ अपना सिर झुकाता है। और दूसरी तरफ उन आतंकियों की तस्वीर देखिए जिनके मारे जाने पर उनके हिमायती सेना पर हमला करते हैं। इस फर्क को समझकर कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। इस फर्क को समझकर कश्मीर को यह तय करना होगा कि उसके लिए आगे का रास्ता क्या है। नीतियां तब्दील करनी होगी, नीतियां चेंज करनी होगी। 4G बंद करने से आप कश्मीरियों के दिल नहीं जीत मुझे पता सकते। था आपको 4G की ही चिंता है, सेफ्टी एक्ट में बंद, क्योंकि अफवाहें नहीं फैल रही, अफवाहों का फैलना बंद हो गया है। हिंदुस्तान की कौन तो सी ये जो जेल आतंक नहीं, और नफरत जहाँ की पे दुकान चल रही थी वो मजलूम बंद हो गई कश्मीरी है। बंद नहीं। लेफ्टिनेंट आप जनरल मुझे जसवा, बताएं अंजना साहिबा, किस 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 अरे अंजना साहिबा, क्या हमने हिंदुस्तान का दामन नहीं थाम लिया है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं एक है? मिनट। क्या हमें उन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसरों का सुनना है जो हमें धमकियां देते हैं ट्विटरों पे, जो आज की डेट में धमकियां देते? क्या हम उनका? अरे साहिबा, एक हमने मिनट, आप उस मुझे बोलने हिंदुस्तान को देंगे? चुना आप है जो डेमोक्रेटिक सेटअप में पे यकीन रखता है। हम उस हिंदुस्तान पे एक यकीन मिनट। रखते हैं जिन्होंने जिसको गांधी ने इफ्तिखार साहब पहले तय कर लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप एक तरफ आपको पता ही नहीं है, आप एक तरफ हथियार लहराकर जो फायरिंग करते हुए वीडियोस बनाता था, जो हिजबुल का कमांडर था, उसके हिमायती बन के बैठे हैं, पत्थरबाजी जो कर रहे हैं उनके हिमायती करके बैठे हैं, और ट्विटर पर आपको कुछ लिख दे तो आपको डर लगता है। आप जमीन से कितने दूर हैं? आप कह रहे थे कि किसकी नजर में कौन आतंकी है ये समझने की कोशिश करिए। आप प्रोजेक्ट गलत ये आपने नहीं कहा? मैंने हिमायत कहा? क्या आपने नहीं कहा कि किसकी नजर में कौन आतंकी है ये समझना होगा? आपकी नजर में क्या था? मैंने अंजना साहिबा, रियाज नाइकू आपकी नजर में क्या है? इफ्तिखार, अगर 1000 लोग पत्थर मार रहे हैं किसी के मरने के लिए, रियाज नाइकू तो उसको आपकी इंटरसेप्ट नजर करने की में जरूरत फिर है। भाग रहे हैं आप मेरे सवाल से। इंटरसेप्ट करने की आप फिर जरूरत भाग है। रहे हैं। अगर लोग सर, Can I आप answer, भाग रहे हैं। please? अगर लोग मैं अंजना आ रही हूँ सर। साहिबा, रियाज अगर नाइकू लोग आपकी उठ रहे हैं नजर में किसी क्या चीज था? के लिए, चलिए बताइए। इंटरसेप्ट करने की जरूरत है। रियाज नाइकू अरे, आपकी नजर में देखिए क्या अंजना था? साहिबा, अगर 1000 लोग, अगर आप पत्थरबाजों डरे हुए के हैं। लिए बम्बार्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आपका अगर डर आप आगे समझते से हैं। पत्थरबाजों को मरवाना चाहते हैं, आपका डर तो समझते कम से हैं। कम लेफ्टिनेंट intercept जनरल करिए। बीएस जसवाल। एक बार इंटरसेप्ट करिए कि या। कश्मीरी क्यों आप- पत्थर उठा रहा है। आप जरा क्यों दूसरों एक को बोलने दरवाजे के देंगे? पीछे पत्थर उठा रहा है? 1 मिनट चुप रहेंगे, अपनी आवाज को बंद रखेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, 5 बार बोल दिया है मैंने। सवाल मुझसे है, मुझको जवाब देने दीजिए। सबसे पहली चीज, एक टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल, उसका कोई रिलीजन नहीं है। दूसरा, ये कोई खेल नहीं है कि अगर आप मारे तो हम चुप रहें और उसका अगर जवाब हम दें तो आप चिल्लाएं। तीसरी चीज, ये दर्द आपको लग रहा है, खौफ से लग रहा है या वैसे लग रहा है, मैं नहीं जानता,
लेकिन ये दर्द कब कहां था, जबकि इतने लाखों कश्मीरियों को वहां से निकाला गया था? क्या था वो? क्यों नहीं आपने बोला आज तक उसके बारे में? मेरे हिसाब से क्यों नहीं बोला? हिंदुस्तान एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे खत्म करने लीजिए। देखिए, एक तहजीब होती है इफ्तिकार साहब, एक तहजीब होती है, उसको कायम रखें प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। आप ये बिल्कुल क्लियर समझिए, हिंदुस्तान एक स्ट्रांग नेशन है और हमारे पास इस वक्त बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है। हम किसी भी हाल में हिंदुस्तान के अंदर ऐसी खामियां नहीं आने देंगे जिससे कि हिंदुस्तान कमजोर पड़े। कोई भी कार्रवाई अगर हिंदुस्तान के झंडे के खिलाफ की जाती है, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बंदूक उठाएगा हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ, उसके खिलाफ हम थोड़ा एक्शन नहीं लेंगे, जबरदस्त एक्शन लेंगे, और वही मुनासिब होगा, क्योंकि जब तक समझ नहीं आती है वो बंदूकधारी को, तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक स्ट्रांग मैसेज के तौर पे हमारी जो स्ट्रांग गवर्नमेंट है, जो स्ट्रांग डिसीजन ले रही है, उनको ये बता देना चाहिए कि जो भी शख्स अपने देश के खिलाफ कुछ करेगा जी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। दूसरी चीज, एक लास्ट में, हाजिरी मेरे को जानते हैं, मजहब के लिहाज से मेरे खुद के ट्रफ मुस्लिम है और मेरे दिल में उनके प्रति उतना ही प्यार है जितना हिंदू मुस्लिम और बाकी सिख क्रिश्चियन भाइयों के लिए है। मेरे एक अजीज हैं, और अभी भी वैली के अंदर मेरे बहुत सारे अजीज हैं जो तय दिल से इज्जत करते हैं, और मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं किसी भी टेररिस्ट की इज्जत नहीं करता हूं। अंजना साहिबा, तो ये मैं भी आ रही हूं, वो पूरा कर ले, आप ही से जवाब लूंगी, पूरा कर अंजना साहिबा, मैं भी जनरल टेररिस्ट को, तो टेररिस्ट जो है उसका मजहब नहीं है, उसका सिर्फ एक ही हश्र है, उसको जो है मार गिरा देना चाहिए, और जो उसकी हिमायत करता है शरेआम स्ट्रीट्स में आकर और सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करता है, एज पर लॉ ऑल्सो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अगर वो बढ़ावा करते हैं तो हमें लाजमी है कार्रवाई करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, इसमें कुछ दो राय नहीं है। थैंक यू। माजिद हैदरी साहब। अंजना साहिबा, जनरल जायसवाल उन लोगों में से हैं जो कि जेंटलमैन फॉर लाइफ जिन्हें कहा जाता है। मैं हमेशा इनकी दिल से इज्जत करता हूं, जबान से नहीं, दिल से इज्जत करता हूं। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। जनरल जायसवाल ने कहा कि दहशतगर्दों को गोली से मारना है। जनरल जायसवाल साहब, जब डीएसपी दविंदर सिंह पकड़ा गया, उस दहशतगर्द को गोली से क्यों नहीं मारा गया? जब साध्वी प्राज्ञा पकड़ी गई, जिसने कहा कि मैंने हेमंत करकरे को मारा है, उसे क्यों नहीं गोली मारी गई? असीमानंद को क्यों नहीं गोली मारी गई? इसको कर्नल पुरोहित को क्यों नहीं गोली मारी गई? वो तो आतंकी टेरर स्क्वाड ने प्रूव किए थे, उनको क्यों नहीं गोली मारी गई? सिर्फ मुसलमान क्यों दिखता है कि गोली मारनी है मुसलमान को? और जो भाजपा के साथ हो, जब अजहर मसूद गया कंधार, उसको क्यों नहीं गोली मारी? क्योंकि वो भाजपा का एजेंडा लेके गया कंधार में सर। और आप जो कहते हैं कि इन पे गोली चलानी होगी सर, आप देखिए दिल्ली में शराब खरीदने के लिए लाखों लोग जमा होते हैं, लेकिन आप कहते हैं कश्मीर में जनाजा ना उठे, ये कैसी बात है सर? एक बात सर, मरने के बाद कोई मुजरिम नहीं होता, मरने के बाद सजा नहीं दी जाती कि आप जनाजा पढ़ने देंगे। जनाजा पढ़ना एक धार्मिक फर्ज है, मुझे देश का संविधान उसकी इजाजत देता है सर। जी सर, मैं दोनों चीज का आपका जवाब देता हूं। देखिए, जितने भी आपने नाम लिए हैं, किसी ने हथियार उठा के फायर किया सिक्योरिटी फोर्सेस पर? जो सिक्योरिटी, अभी डोडा में एक पकड़ा गया है शख्स, परसों मेरे ख्याल से त्राल के इलाके में एक पकड़ा गया है, क्या हमने उसको गोली मारी? हम चाहते हैं जो अपने आप को सरेंडर कर दे या अरेस्ट कर दे, हम उसको अरेस्ट करते हैं, गोली नहीं मारते हैं। लेकिन जो फौज के ऊपर गोली चलाएगा, उसके ऊपर गोली पक्का चलाई जाएगी। जहां तक जनाजे का सवाल है, देखिए, जनाजा होता है एक जायज जनाजा। अगर एक जो जनाजा है
उसके अंदर एक हिडन एजेंडा है कि मोटिवेशन ऑफ द यूथ। ये पहले भी देखा गया सिक्योरिटी फोर्सेस से कि जब भी कोई जनाजा निकला है एक साइकोलॉजिकल इंडॉक्ट्रिनेशन हो जाती है। जो यूथ है वहां पे उनके दिमाग में एक पोस्टर बॉय का एक पिक्चर दे दी जाती, वो ये नहीं समझते हैं कि ये क्यों मारा गया है। तो ये इसके खिलाफ एहतियात लेना ही होता है। जनाजा जो है जायज अगर हो उसकी बिल्कुल कदर करता हूं मैं, लेकिन जो आतंकवादी है उसका जायज नहीं है। जो बंदूक उठाएगा उसके खिलाफ। जनरल साहब आपके बारे में एक चीज मशहूर है, आप कहते थे कि जजमेंटल एरर आयोटा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। संजना साहब एक अंजना साहब एक बोलिए। मैं एक चीज बोल रहा हूं जनरल साहब, आपके बारे में एक चीज मशहूर है, आप कहते थे कि आयोटा ऑफ जजमेंटल एरर मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आपके बारे में मशहूर है, आप बड़े मशहूर ऑफिसर रहे हैं, कश्मीर में भी आपने ड्यूटी दी है, और आपका डायलॉग था कि आयोटा ऑफ जजमेंटल एरर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या देश का संविधान इजाजत देता है, क्या देश का संविधान इजाजत देता है कि आप मरने के बाद किसी को सजा दें? वो कोई भी हो, वो शराबी हो, वो कोई हो, वो रेपिस्ट हो, वो टेररिस्ट हो, वो मिलिटेंट हो, कोई हो, क्या आप उसे मरने के बाद सजा दे सकते हैं? क्या देश का संविधान आपको इजाजत देता है? आप बस इतनी चीज का जवाब दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं पूछना। वो रियाज नाइक का जनाजा हो या किसी का जनाजा हो, बस। गौरव भाटिया जी देखिए अभी तक, हाँ जनरल साहब कुछ कह रहे हैं। जनरल साहब आप जवाब दे दें, क्योंकि सीधा सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं उसके बाद। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। देखिए आप जो कह रहे हैं कि मरने के बाद कोई सजा नहीं होती दी जाती है, हमारी एक कुछ कार्रवाइयां होती हैं जिसमें देखा जाता है क्या ये जायज रहेगा नेशनल इंटरेस्ट में या नहीं रहेगा। जो चीज नेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं है वही कार्रवाई की जाएगी। इसके हमने पहले जो है, जैसे गौरव भाटिया साहब ने पहले कहा था, सॉरी सुशील पंडित जी ने, कि पहले जनाजे जाते थे लेकिन उसका खमियाजा सिक्योरिटी फोर्सेस को भुगतना पड़ता था क्योंकि और नए टेररिस्ट खड़े हो जाते थे। इसलिए जो है, जो मारा गया है बिल्कुल सही तौर से उसके जनाजे की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ता है। देश का इंटरेस्ट किसी भी सूरत में किसी भी रिलीजन के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब उस ध्वज के नीचे सर्विस कर रहे हैं, जी रहे हैं। हम हमारा एक फर्ज है उस ध्वज के लिए, तो हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जो आतंकी मारा गया है वो ठीक है, और जो हित के नेशनल हित के लिए होना चाहिए वही किया जाए, वो होगा। गौरव भाटिया और वो करेंगे जी। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। सर हिला रहे हैं, सहमत नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। माजिद हैदरी देखिए, मैं अभी तक की चर्चा को बड़ी ध्यान से सुन रहा था अंजना जी, तो मैं क्रमवार तरीके से उत्तर दूंगा। सबसे पहले इन्होंने संविधान की बात करी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आतंकवादी का कोई हक होता है क्या संविधान में? क्या अनुच्छेद 370 जब संवैधानिक तरीके से संशोधित की जाती है तो उसके खिलाफ जो आप लोग कर रहे हैं वो उचित है? और कहां संविधान में लिखा है कि आर्मी ऑफिसर पे आप पत्थर मारेंगे? तो जब आप संविधान को खुद ही नहीं मानते तो आज संविधान की दुहाई क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात अंजना जी, इन्होंने कहा कि हमारा दिल जीते। मैं इतना ही कहूंगा कि दिल हिंदुस्तान में होता तो जरूर जीत लेते। बाहर आती है आर्मी, बच्चों को बचाती है, कश्मीरियों को बचाती है, दिल नहीं जीत पाए। आप बताइए दिल कैसे जीते? कर्नल शर्मा 4 लोगों के और साथ शहीद हो गए क्योंकि सिविलियंस न मारे जाए, लेकिन इनका दिल नहीं जीत पाए। असल में बात क्या है, इनका दिल पाकिस्तान में है, और जो दिल पाकिस्तान में उसको हम कैसे जीते? तीसरी बात आपने रमजान के पावन महीने की करी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, औरंगजेब जो हमारे देश की सेवा करते हुए मारा गया आपके द्वारा, रमजान के पावन महीने में मारा गया, तो क्या उसके कोई अधिकार थे या नहीं? आप लोग बाहर नहीं निकले, तब आपने सवाल नहीं उठाया आतंकवादियों से कि हमारे भाई औरंगजेब को कैसे मार दिया। और मैं औरंगजेब की बात को सलाम करता हूँ, जज्बे को सलाम करता हूँ। अरे फिलहाल इंटरनेट ही दे दे, इंटरनेट दे दे। इस वक्त इजराइल फलस्तीन को इंटरनेट दे रहा है, यमन में इंटरनेट चल रहा है, सीरिया में इंटरनेट चल रहा है, कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि आप कश्मीर में जंग कर रहे हैं। आपको दर्द होगा, अपनी भारी में बोलिए, बस मेरी इतनी गुजारिश है।
मैं आपके सम्मान में कह रहा हूं, अपनी बारी में बोलिएगा, समझ गए? आपका मुंह बोला मैं फाई कर मारा गया, मुझे पता है आपको दर्द है, लेकिन अपनी बारी में बोलिए। मैं इतना ही कहूंगा कि हम उन माताओं का, मेरे लिए आप भी भाई है, वो भी भाई था। सुनिए सुनिए, अभी उत्तेजित मत होइए, अपनी बात करने दीजिए मुझे। अंजना जी, आपको याद होगा औरंगजेब मारा गया, उसी परिवार में माता पिता ने अपना दूसरा बेटा कहा कि आर्मी ज्वाइन करो, तिरंगे की सेवा करो। इस जज्बे को सलाम हम करते हैं। तुम बुरहान वानी निकालो, हम कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद और अयूब पंडित देंगे। इस देश के तिरंगे के लिए लाखों करोड़ों युवा है जो जान दे देंगे। और माजिद हैदरी, अंत में एक बात कहता हूं, अगर तुम पे भी गोली चल गई ना, मैं नहीं चाहता हत्याएं हो, मैं नहीं चाहता किसी की जान जाए, मैं नहीं चाहता किसी की जान जाए, क्योंकि लड़ते आप नहीं हैं, गोली आपने नहीं खानी होती। मैं नहीं चाहता किसी की जान जाए। आप लोग सेना के नाम पे सियासत करते हैं। मैं नहीं चाहता माजिद जी, मैं आपसे जवाब लूंगी प्लीज। मैं नहीं चाहता कर्नल माजिद जी आवाज नीचे कीजिए। माजिद प्लीज, मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं आप दोनों के पास बारी बारी से आ रही हूँ, लेकिन बीच में चिल्लाना ठीक नहीं है। बात पूरी कीजिए गौरव भाटिया। मैं आऊंगी माजिद हैदरी। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा इनसे कि आज देश में बड़ा बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी ने नान समिट में भी कहा कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है और पाकिस्तान आतंक फैला रहा है। तो हमें कोरोना वायरस को भी परास्त करना है और आतंकवाद के इस वायरस को भी परास्त करना है। और अंजना जी, हम दोनों को परास्त करेंगे, आप देखेंगे। क्योंकि आप समय याद करिए, यासीन मलिक जैसे आतंकवादी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलते थे, और आज फर्क यह है मोदी जी ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। ये फर्क इच्छा शक्ति का है। आर्मी को खुली छूट है, आप एक पत्थर मारोगे तो गोलियां लगेंगी और इतने छेद होंगे कि गिन नहीं पाओगे। ये फिलॉसफी होनी चाहिए। आतंकवादियों के कोई मानवाधिकार नहीं है संविधान में। माजिद हैदरी, जवाब दीजिए। चुलबुल पांडे बन गए आज तो गौरव भाटिया जी चुलबुल पांडे बने हुए हैं। देखें, आज तो पहले गौरव भाटिया जी बार बार चुलबुल पांडे का डायलॉग बोल रहे हैं, इतनी गोलियां मारेंगे, इतने शरीर में छेद करेंगे। ये क्या जब पाकिस्तानी गोली माजिद हैदरी, मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, सीरिया में इंटरनेट चल रहा है, कहीं दुनिया में जंग नहीं चल रही जनाब। गौरव भाटिया साहब, यमन हो, सीरिया हो, फलस्तीन हो, अफगानिस्तान हो, कहीं जंग नहीं चल रही, सिर्फ कश्मीर में जंग चल रही है। पूरा देश आपको गालियां देता है, दीमक की तरह। अरे हमें इंटरनेट दे दे, इंटरनेट तो दे दे, हमारे बच्चे भी पढ़े। बच्चों के भविष्य की बात आप करते हैं ना, इंटरनेट में लर्निंग फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कश्मीरियों को इंटरनेट तो दें, आपने तो इंटरनेट ही बंद कर दिया। क्या कश्मीरी युवा का भविष्य नहीं है? क्या कश्मीर में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होगी? क्या कश्मीर में सरकार लड़ाई नहीं लड़ रही बराबर से? आर्मी के जवान भारत सरकार कहती है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, अब जवाब लेते हैं। वर्क फ्रॉम माजिद हैदरी, इंटरनेट पर आपकी जो परेशानी है वो हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप घूम फिर कर, आप और इफ्तिखार साहब, सबको इंटरनेट चाहिए, लेकिन इंटरनेट पाने वाली हरकतें तो करिए, उसको प्रमोट तो कीजिए। कहिए तो खुलकर कि रियाज नाइकू जैसे आतंकी को मारकर सेना ने बहुत बड़ा उपकार किया है जम्मू कश्मीर का। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का खात्मा होगा तो मैं बतौर पत्रकार ये कहता हूं, घाटी के लिए बड़े अच्छे संकेत है। कहिए कि सेना पर हमला बंद कीजिए, पत्थरबाजी बंद कीजिए। इंटरनेट का इस्तेमाल अगर अफवाहें फैलाकर दहशत, डर, नफरत की तकरीरों के फैलावे के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर क्यों ना ये बंदिशें लगाई जाए। समझिए तो कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं और कैसे इधर से उधर कूद रहे हैं, आपको भी समझना पड़ेगा। हैदरी साहब। अंजना साहिबा, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपका जो ये कार्यक्रम है बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम है, बहुत ही लोकप्रिय शो है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो भाजपा वाले जो कह रहे हैं ना कि इंटरनेट से कनेक्टेड है मिलिटेंसी, 90s में कोई इंटरनेट नहीं था और सबसे ज्यादा मिलिटेंसी थी। 2011 में सबसे ज्यादा इंटरनेट सर्विसेज थी और सबसे कम मिलिटेंसी थी कश्मीर में। सो आप इंटरनेट को मिलिटेंसी से ना जोड़ें। ये मिलिटेंसी से इंटरनेट को जोड़ना ये किसी मंसूबी दिमाग का काम हो सकता है, लॉजिकली काम नहीं चलता। क्योंकि मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। आप इंटरनेट दे दें पहले। आतंकवादी है, बोलिए पहले ये तो देख लें, रियाज नाइकू को आतंकवादी तो बुलाएंगे आप? देखें मैं बिल्कुल, क्या आप साध्वी प्रज्ञा साहिबा को आतंकी मानते हैं? मैं आगे आपकी बात मानूंगा। आप अगर मानते हैं मैं भी मानूंगा। अगर आप नहीं मानते मैं भी आतंकवादी है, इतना बोलो।
मैंने साजिद भाग्य की बात की क्योंकि उसने मेरे भाई हेमंत करकरे को मारा, जिसने मेरे भाई हेमंत करकरे को मारा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या आप हेमंत करकरे को शहीद नहीं मानते? हेमंत करकरे को आप शहीद नहीं मानते? दोनों रियाज नाइकू को ऐसे ही जैसा बुरहान वानी के वक्त पर हमने देखा था, आतंकी कहने में सांप सूंघ जाता है। सुशील पंडित जी, दिक्कत यह है कि इनको अपने दोगलेपन को उजागर करने में भी शर्म नहीं आती है। ये इंटरनेट कहते हैं स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। जब आतंकियों ने 40 स्कूल फूंक दिए थे, इन्होंने अपने मुंह सी लिए थे। इनके मुंह से मजम्मत का एक लफ्ज नहीं निकला था। जब हुर्रियत कॉल करती थी कि बंद होगा और 30-30, 40-40 दिन बंद रहता था, तब स्कूली बच्चों की पढ़ाई का क्या हश्र होता था, उस पर ये एक लफ्ज नहीं फूटते थे मुंह से। आज ये बहानेबाजी कर रहे हैं। आप आतंक पर बात करें, कूद जाते हैं। आप रमजान पर बात करें या इंटरनेट पर कूद जाते हैं। आप इंटरनेट पर बात करें, प्रजा पर कूद जाते हैं। ये बंदरों की उछल कूद मचा रखी है इन्होंने इस डिबेट में, क्योंकि ये संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है। ये किसी मुद्दे पर बैठ टिक के बात नहीं करना चाहते हैं। इनकी पूरी दलील बेईमानी से भरी है, बेसिकली मुनाफिकत से भरी है। ये मुनाफिक लोग हैं। ये हर हाल में जिहादियों के साथ पक्ष में खड़े होंगे, गलत तस्वीर बहाएंगे, आंसू बहाएंगे, हेमंत करकरे को भाई बताएंगे, आशुतोष शर्मा को भाई बताएंगे, लेकिन नाइक की मजम्मत में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। जाकिर मूसा की मजम्मत में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। बुरहान वानी की मजम्मत में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। ये परेशानी है इन लोगों की। सुशील जी, मुझे लगता है आपकी ललकार पर इफ्तिखार साहब के अंदर का इंसान जाग गया है। चीकनी चुपड़ी दोनों अब कहना चाहते हैं कि रियाज नाइकू आतंकी। देखिए, रास्ते की अगर शुरुआत होनी है इफ्तिखार साहब, तो यहीं से सोच के बदलाव से होनी है। लेकिन जब आप आतंकी की तस्वीर देखकर व्यक्ति को आतंकी नहीं कहेंगे, आतंकी के मारे जाने पर ये नहीं कहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ ये जंग में जीत है, तो फिर कैसे बदलेगी तस्वीर? कैसे एक नई सोच आएगी इफ्तिखार साहब? देखिए अंजना साहिबा, आप लोग इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हर एक कश्मीरी आतंकवाद के साथ कौन कह रहा है? हर एक कश्मीरी ये गलत कह रहे हैं आप। ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। फिर आप मुझे क्यों नहीं, घाटी में भी लोग सुन रहे होंगे। नहीं, हम नहीं चाहते कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर आप जैसे लोगों के प्रोपेगेंडा की वजह से किसी भी कश्मीरी का दिल आहत हो। कश्मीर के लोगों के लिए बहुत सम्मान है हिंदुस्तानियों के मन में। इफ्तिखार साहब, नहीं, मैं आपको प्रोपेगेंडा के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल करने दूंगी। ये हमेशा समझ के चलिए कि कश्मीरियों के लिए हिंदुस्तानियों के दिल में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। आप एक बताएं अंजना साहिबा, एक प्रोपेगेंडा नहीं, मुझे क्यों कश्मीरी पैनलिस्ट से कहा जाता है कि आप हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो? कौन कहता है? कश्मीरी पैनलिस्ट से कहा जाता है कि आप खुश हो रहे हो या आप दुखी हो? आप गलत कह रहे हैं। फिर गलत प्रोपेगेंडा क्यों रखते हो? फिर गलत प्रोपेगेंडा नहीं हूँ, लेकिन जब आपने अलग अलग फिर गलत प्रोपेगेंडा। सुशील पंडित को खुश करने के लिए मेरे लिए अलग चाबुक और इफ्तिखार साहब, सुशील पंडित को कोई खुश नहीं करना चाहता। उनके दुख के पाताल में तो आप कभी पहुंच भी नहीं सकते। उनके दुख के पाताल में आप कभी नहीं पहुंच सकते जो कश्मीरी पंडितों ने देश में झेला है, और उनको खुश करके किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप गलत कह रहे हैं। बदनाम करते हैं। हर कश्मीरी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, उतनी ही मोहब्बत है हर हिंदुस्तानी के दिल में। ये गलत प्रोपेगेंडा मत चलाइए, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आज प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं। बड़े दिनों बाद टीवी पर आए थे, मुझे लगा था थोड़ी इफ्तिखार साहब आपकी सोच बदली होगी, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि इस वक्त में भी, महामारी के वक्त भी आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत भरने के लिए कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, भारत के लिए। ये अफसोस करते। सॉरी, इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते आपको। जल्दी से माजिद हैदरी, जो मैं कह रही हूं उसमें नए सिरे से सोच को बदलने की जरूरत है। किसी को हिम्मत दिखानी होगी, किसी को यह कहना होगा जो आतंकी है वो आतंकी है। क्या माजिद हैदरी आज वो बहादुर शख्स बनेंगे? अंजना साहिबा, आज आप इंसान बनके हिम्मत दिखाइए और अंजना साहिबा, आज आप भी मेरे साथ बहादुर बनिए और मोदी जी से अपील कीजिए कि इंटरनेट रेस्टोर किया जाए कश्मीर में और 4G दिया जाए। जब पूरे भारतवर्ष को दिया जाएगा, हमें क्यों उससे होता व्यवहार है?
कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ सौतला व्यवहार हो रहा है यहाँ पे, कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, हमारे कश्मीर में बिजनेस नहीं हो पा रहा, हमारी टोटल लाइफ ठप है इंटरनेट की वजह से। चिंता सिर्फ इंटरनेट है, आपकी चिंता सिर्फ इंटरनेट है। गौरव भाटिया जल्दी से अपनी बात रखें। देखिए, आज पूरी चर्चा में यहाँ पे माजिद जी बैठे हैं, मिसगर जी बैठे हैं, किसी ने नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप हमारे भाई हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपको मोहब्बत देंगे, आप तिरंगे के साथ रहिए, आतंकवादियों के साथ नहीं। और दुख इस बात का है कि आपके पूरे शो में दोनों ने एक बार नहीं कहा कि रियाज नाइकू एक आतंकवादी है और हम सेना के साथ खड़े हैं। पहली बात यह है कि कश्मीरी पंडितों के जो अधिकार थे उसका हनन हुआ, किसी ने बंदूक नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने दिखाया सच्चा। और जो बात लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल साहब ने कहा था, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल ने जो कहा था वही महत्वपूर्ण है। हथियार चलाए, फायरिंग की, जिसके बाद इस आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और इफ्तिखार मिसगर साहब या माजिद हैदरी साहब, ये अगर आप सोचेंगे कि इस तरह की भड़काने वाली बातें करके आप हिंदुस्तान या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर यह आरोप लगाएंगे तो यह बिल्कुल गलत है। हर कश्मीरी के लिए बहुत मोहब्बत है, हिंदुस्तानियों के दिल में बहुत सम्मान है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस है। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।